हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आज की हमारी एपिसोड 20 है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ का पार्ट 8 है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों साथ में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है और इसके बारे में हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होना ज़रूरी है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो आप ये चीज़ें जान लीजिए कि डायबिटीज़ में 2 गुना ज़्यादा चांस है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। दूसरी बात, भारतीयों में 30% से भी ज़्यादा लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी पाई जाती है। तीसरी चीज़, रूल ऑफ 50 के बारे में आपको जानना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि भारत में 50% लोग को ही पता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जिन 50% लोगों को पता है उनमें से सिर्फ 50% लोग ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जो 50% लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनमें से सिर्फ 50% लोगों की ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। इस चीज़ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर कितना बड़ा बर्डन है सोसाइटी पे और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। क्वेश्चन नंबर 61, डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ के पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है? इसके काफ़ी सारे कारण हैं, उसमें से मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा। पहली बात कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों ही लाइफस्टाइल बीमारी है। अगर किसी पर्सन की लाइफस्टाइल या क्वालिटी ऑफ लाइफ, रहन सहन, खाना पीना, सोने उठने का टाइम वगैरह बहुत ख़राब है तो ये दोनों बीमारी उसको साथ में दस्तक दे सकती है। दूसरी चीज़, जेनेटिक्स। दोनों ही बीमारी जेनेटिकली रिलेटेड है, मतलब आपके डीएनए ऐसे भगवान ने दिए हैं जिससे दोनों ही बीमारी होने का संभावना ज़्यादा है और दोनों ही बीमारी आपको साथ में हो जाती है या एक के बाद एक हो सकती है। तीसरी बात जो कि मैं आपको समझाऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग सिंड्रोम एक्स या बियर बेली सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है जिनके पेट काफ़ी निकला हुआ रहता है, उन्हीं में हम देखते हैं डायबिटीज़ है, उन्हीं में हम देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हीं में हम पाते हैं कि उनको हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड है। इन पेशेंट में एक्चुअली क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब शरीर में इंसुलिन है तो बहुत, लेकिन वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। इस वजह से शरीर को हमेशा एक सिग्नल मिलता है कि उनको और ज़्यादा इंसुलिन बनाना है और ज़्यादा इंसुलिन बनाना है। जब ये शरीर बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे या उसके बैड इफ़ेक्ट्स के तौर पे ही पेशेंट का वज़न बढ़ते जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, या फिर उनका मोटापे का प्रॉब्लम होता है। इसी को हम सिंड्रोम एक्स बोलते हैं। चौथी बात, अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है और उससे किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपके हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं। पांचवी चीज़, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो रेगुलरली ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स को दी जाती हैं जिसके वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर और शुगर साथ में हो सकती है, जैसे कि स्टीरॉइड्स। कुछ बीमारियों में स्टीरॉइड्स का बहुत अच्छा रोल है ट्रीटमेंट के लिए, उसमें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों साथ में हो सकती है। ओसी पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है जिससे हम कॉन्ट्रासेप्शन लेते हैं, या फिर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या फिर मेंसेस को मेंटेन या कंट्रोल करने के लिए ये दवाइयाँ आजकल काफ़ी कॉमनली यूज़ होती हैं। इनसे भी ब्लड प्रेशर या शुगर दोनों साथ में हो सकती है। छठवीं चीज़, कोई इंसान अगर कुछ बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है या लो मूड में है या फिर कुछ मूड रिलेटेड इश्यूज़ में जा रहा है तो उनको मूड रिलेटेड इश्यूज़ के वजह से भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों ही बीमारी साथ में हो सकती है और ये काफ़ी कॉमनली आजकल देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ के पेशेंट को ब्लड प्रेशर कितना रेंज में रखना चाहिए? देखिए, इसमें आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं या कोई भी चीज़ की, तो इसका एक रेंज होता है। उस रेंज के बीच में अगर ब्लड प्रेशर है या हार्ट रेट है तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब दूसरी बात, ब्लड प्रेशर 2 टाइप के होते हैं। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो हम चाहते हैं कि 100 और 130 के बीच में रहे, उसको हम नॉर्मल रेंज बोलते हैं। नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग 54 से 84 के बीच में रखना चाहते हैं, खासकर 90 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तीसरी चीज़, जो हार्ट रेट या पल्स रेट होता है उसको हम लोग 60 से लेकर 100 के बीच में मेंटेन करें तो काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 63, डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही हो जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए, पहली बात, डायबिटीज़ से कुछ टाइप की बीमारियां हो सकती हैं और ब्लड प्रेशर भी उसी टाइप की बीमारियों को बढ़ावा देता है, तो जब दोनों मिल जाते हैं तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हार्ट अटैक होना, हार्ट फेल होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, पैरों की खून की नलियों में ब्लॉकेज होना जिसको हम पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होता है वो बढ़ सकता है, दोनों अगर साथ में है तो। पांचवी चीज़, किडनी का फेलियर होना काफ़ी कॉमन है अगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों अनकंट्रोल्ड हैं और दोनों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो। और छठवीं चीज़, अगर हमारी आंखों की नसें सूख रही हैं जिसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं, तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अगर साथ में है तो ये बहुत जल्दी आंखों की नसों को सुखा सकता है। इसमें पांचवी और छठवीं चीज़ जो मैंने बताया, किडनी का फेलियर और आंखों की नसें सूखना मतलब रेटिनोपैथी, ये दोनों ही प्रॉब्लम में पाया गया है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जब साथ में होते हैं और अनकंट्रोल होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुन के काफ़ी डर लग रहा है। आप बस मुझे ये बताइए कैसे हम लोग ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें या उसको ना होने दें। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है
पहली बात तो आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करिए, अपने घर में ब्लड प्रेशर मशीन रख के या फिर क्लिनिक में जाकर। दूसरी बात, अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है तो फिर भी आप कुछ कुछ दिनों में, कुछ कुछ महीनों में चेक करते रहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो बीमारी है वो जब शुरू होती है या कुछ लेवल तक रहती है तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं होगा। तो जब वो बहुत एडवांस होगी तब पता चलेगा, तो ऑलरेडी आप कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर चुके हैं। तो अगर आप रेगुलर बीपी चेक करते रहेंगे, भले ही नॉर्मल हो या कैसा भी हो, तो उससे आपको ब्लड प्रेशर का स्टेटस पता चल जाएगा। अगर आप नॉर्मल रेंज में है तो आपको पता चलता रहेगा, एबनॉर्मल रेंज में है तो आप जल्दी से जल्दी उसके लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डरलाइन रेंज में है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, खाने पीने की तौर तरीके, कुछ एक्सरसाइज या कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर आप उस बॉर्डरलाइन को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, तो आप सोचिए उसी लाइफस्टाइल चेंज से आपका शुगर भी और अच्छा कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा कंट्रोल होगा, ओबेसिटी भी कम होगी, मतलब मोटापा भी कम होगा, और हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी काफ़ी फर्क पड़ जाए। तो ओवरऑल आपका उससे बेनिफिट होगा। अगर आपकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही आ रही है हर बार, तो आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ चर्चा करिए कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं अदर देन लाइफस्टाइल, क्या आपको कोई दवा की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो हो सकता है कि जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों मिलाकर बढ़ा देती है काफ़ी ज़्यादा, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये सब चीज़ काफ़ी कम हो जाएगी, या फिर हो सकता है आपको कभी हो ही ना वो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 65, डॉक्टर साहब पहली बार अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, इसमें आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताऊंगा कि मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई थी अप्रॉक्सीमेटली 32-33 ईयर्स की। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब 3-4 महीने पहले मेरी डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है और उसी समय ब्लड प्रेशर भी चेक किया गया, मेरा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा आया। तो मैं डायबिटीज़ तो बहुत दवा लेकर कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन कुछ तकलीफ़ हो रही है। मैं ब्लड प्रेशर की दवा जब लेती हूँ तो मेरा बीच बीच में अचानक से ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, ऐसा लगता है अचानक से सर घूमने लग जाता है और बहुत बेचैनी होती है, और फिर मैं आराम करती हूँ तो उसके बाद थोड़ी देर में ठीक होता है। तो जब मैं डॉक्टर साहब के पास जा रही हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं ब्लड प्रेशर की दवा बंद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये ब्लड प्रेशर फॉल होने की भी दिक्कत हो रही है, तो मैं इसमें क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें हमने उन पेशेंट को डायग्नोस किया व्हाइट कोट हाइपरटेंशन नाम की एक बीमारी से। अब व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि जब वो पेशेंट क्लिनिक, हॉस्पिटल या कोई मेडिकल सेटअप में जाता है तभी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पेशेंट घर में रेगुलर बीपी चेक करेंगे या अपने ऑफिस में, अपने कंफर्ट में, तब उनका बीपी एकदम नॉर्मल आएगा। और ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है और हम काफ़ी, कम से कम फीमेल्स में काफ़ी देखते हैं, मिडिल एज और यंग फीमेल्स में। तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें आपको बीपी की दवा की ज़रूरत है ही नहीं। इसमें आपको सिर्फ रेगुलर बीपी चेक करते रहना है और देखना है कि नॉर्मल रेंज में है कि नहीं। अगर नॉर्मल रेंज में है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पहली बार अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है किसी का भी, तो उनको ब्लड प्रेशर की मशीन अरेंज करके घर में रेगुलर बीपी चेक करना है, कहीं उनको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है कि नहीं, जिसमें आपको दवा लेने का कोई बर्डन ही नहीं होगा। क्योंकि इन पेशेंट में क्या हो रहा था, उनको एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं था, उनको दवा दी गई किसी कारण से, क्योंकि उनका क्लिनिक में बीपी ज़्यादा आया, और घर में जाकर वो जब दवा लेती थी तब उनका बीपी नॉर्मल होने पे बीपी का दवा लेती थी, जिसकी वजह से बीपी फॉल हो जाता था। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा भी आया तो क्यों इतना चिंता करना है, आपको प्रोसेस में रहना है, आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना है, घर में सतर्क हो जाना है कि आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की संभावना है, और उसको डॉक्टर से डिस्कस करके उसका राइट ट्रीटमेंट लेना है। चाहे आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें या एलोपैथी ट्रीटमेंट करें, होम्योपैथी करें, आयुर्वेदिक करें, जो भी चीज़ से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहता है आप उसको फॉलो करिए। और जैसा कि मैं आप सभी से कहता हूं कि हम सबको मिलकर साथ चलना है और आगे बढ़ना है, और ये मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे इसमें आपका साथ चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या पसंद आती हो तो आप सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल के बारे में लोगों को बताइए, मेरी वीडियो शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अलग अलग सोशल हैंडल पे इसको शेयर करिए, तो इससे मैं भी और प्रोत्साहित हूँ, इसमें और वीडियोज़ बनाने की मुझे हिम्मत मिले। थैंक यू।